Hello everyone, myself Manpreet and most welcome to you on channel Nursing Scoop. आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम से। इसको हम वेरियस पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज है पार्ट 1 रेस्पिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यूज। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट एमसीक्यू से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लो ताकि जो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। एंड सेकेंडली, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो को लाइक का बटन प्रेस करके जाना एंड अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करना। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरक्लोसिस का। Nurse is gathering her data on a client with diagnosis of the tuberculosis. Nurse should review the result of which diagnostic test to confirm the diagnosis. क्वेश्चन क्या है कि ट्यूबरक्लोसिस के डायग्नोसिस के लिए इनमें से कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है? चेस्ट एक्सरे, ब्रोंकोस्कोपी, स्पूटम कल्चर और ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। The right option of this question is option C, that is a sputum culture. Definitive diagnosis of TB is confirmed through the sputum culture, means through the culture and isolation of the Mycobacterium tuberculosis. ठीक है। जो other options है like chest X-ray, bronchoscopy and tuberculin skin test, these all are not the confirmatory diagnostic test. The confirmatory diagnostic test is the sputum culture. बहुत बार ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है एग्जाम्स में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लाइंट विथ HIV वायरस हैड अ ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। HIV का पॉजिटिव पेशेंट है और उसका आज हमने करा ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। द नर्स नोट्स 7 mm एरिया ऑफ इंड्यूरेशन एट द साइट ऑफ स्किन टेस्ट। आपको इसकी इंटरप्रिटेशन बतानी है कि जो 7 mm एरिया ऑफ इंड्यूरेशन आया है विद द ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट वो क्या होगा? पॉजिटिव टेस्ट होगा, नेगेटिव होगा, जहाँ कोई उसका कंक्लूजन नहीं मिलेगा। और ऑप्शन डी इज देयर इज अ नीड फॉर द रिपीट टेस्टिंग। देखो, जब भी आप ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करते हो नॉर्मली हम कितना कंसीडर करते हैं पॉजिटिव होने के लिए? 10 mm। अगर 10 mm एरिया ऑफ इंड्यूरेशन आ रहा है एक नॉर्मल पर्सन में तो हम उसको कंसिडर करते हैं पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। पर यहाँ पे मेंशन करा गया है कि पेशेंट इज HIV पॉजिटिव। अगर पेशेंट इम्यूनो डेफिशिएंट होगा, इम्यूनो सप्रेसिव डिजीज होगी उसको, लाइक HIV है, लाइक इन दिस केस, इन केस में अगर 5 mm एरिया ऑफ इंड्यूरेशन भी है तो भी हम पॉजिटिव मानेंगे और हमें यहाँ पे बताया गया है 7 mm। डेफिनेटिवली जो इंटरप्रिटेशन होगी डेट इज अ पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अबाउट ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। The nurse notes that a hospitalized client has experienced a positive reaction to tuberculin skin test. Which action by the nurse is priority? Tuberculin skin test अभी पॉजिटिव आया है, ठीक है, नॉर्मल क्लाइंट है तो उसका पॉजिटिव टेस्ट कब आएगा? जब उसका एरिया ऑफ इंड्यूरेशन होगा 10 mm, ठीक है। अभी नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी होगी? रिपोर्ट द फाइंडिंग्स। ऑप्शन बी इज डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग इन द क्लाइंट रिकॉर्ड। ऑप्शन सी इज call the employee health service department and option D is call the radiology department for the chest x-ray। जब भी पेशेंट का पॉजिटिव आता है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट तो सबसे पहले हमें उसका रिपोर्ट करना होगा फिजिशियन को। बिकॉज क्या होता है, अगर पेशेंट का पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट आता है तो हम नेक्स्ट क्या रिकमेंड करते हैं? चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे हम रिकमेंड करते हैं टू रूल आउट वेदर द एक्टिव TB इज देयर और टू डिटेक्ट द ओल्ड हील्ड लीजन्स। उसके बाद भी फिर हम उसको कंफर्म करते हैं स्पूटम कल्चर से। जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि डायग्नोसिस ऑफ TB इज कंफर्म्ड बाय द स्पूटम कल्चर। In case of positive tuberculin skin test, firstly the priority is to inform the physician so that हम आगे के डायग्नोस्टिक टेस्ट जल्दी से करवाएं और पेशेंट को हमने प्रिकॉशंस पे डालना होता है, रेस्पिरेटरी प्रिकॉशंस पे, ठीक है।
सो उसके बाद आप डॉक्यूमेंट करोगे फाइंडिंग्स को इन द क्लाइंट रिकॉर्ड। सो ये सेकंड प्रायोरिटी आ गई। सो ऑप्शन सी क्या है कि आपने कॉल करना है हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट को। सो दिस इज नॉट अ प्रायोरिटी एट दिस सिनेरियो। सो ऑप्शन डी क्या है कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपने कॉल करनी है फॉर दी चेस्ट एक्सरे। सो जैसे आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते नर्सेज, सो वैसे ही आप डायग्नोस्टिक प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं दे सकते। इसलिए आपको सबसे पहले फिजिशियन को रिपोर्ट करना होता है सो डैट वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कॉल करके चेस्ट एक्सरे के लिए बोल दे। सो इसका जो राइट ऑप्शन हो गया फिर डैट इज ऑप्शन ए, रिपोर्ट दी फाइंडिंग्स, प्रायोरिटी ऑप्शन। सो इसके साथ ही हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग अ क्लाइंट अबाउट पर्स लिप ब्रीदिंग। आई एम श्योर कि आपको पता होगा व्हाट इज पर्स लिप ब्रीदिंग। एंड द क्लाइंट आस्क द नर्स अबाउट इट्स पर्पस। अभी पेशेंट नर्स से पूछ रहा है उसका पर्पस कि क्यों करवा रहे हो आप पर्स लिप ब्रीदिंग। सो द नर्स शुड टेल द क्लाइंट दैट द प्राइमरी पर्पस ऑफ पर्स लिप ब्रीदिंग इज विच, प्रमोट द ऑक्सीजन इनटेक, option B is strengthen the diaphragm, option C is strengthen the intercostal muscles, and option D is promote the carbon dioxide elimination. सो जो राइट ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन डी। सो जो पर्स लिप ब्रीदिंग का जो मेन पर्पस होता है डेट इज टू प्रमोट द कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन वन ऑफ द नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो इसके साथ ही हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज a client diagnosed with active tuberculosis tells the public health nurse, I am not going to take any medications. So patient medication लेने से refuse कर रहा है। So which statement is nurse best response? So अभी nurse का आगे से response क्या होना चाहिए? Option A is you are tired of taking your tuberculosis medication. This is not a therapeutic response. So option A is wrong. Option B क्या है? You must take your TB medication. It is not an option. बिल्कुल सही है। You have to advise the patient to take the ट्यूबरक्लोसिस मेडिकेशंस। सो देखो जो नॉर्मली टीबी के लिए मेडिकेशंस होती हैं 9 to 12 मंथ्स का पीरियड होता है मेडिकेशन लेने का, और उस टाइम पीरियड में पेशेंट को मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। सो आपको क्लियरली पेशेंट को बताना है, अदरवाइज दैट पेशेंट कैन बी द रिस्क फॉर दी अदर्स। सो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी इज कि आपको दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ डिस्कस करना है। सो देखो जो काम आप कर सकते हो वो आपको करना चाहिए, अगर नहीं हो रहा फिर आप अपने सुपरवाइजर को या फिजिशियन को बताओगे ये सब। सो पहले आपने अपने लेवल पे जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट करने की ट्राई करनी है। सो ऑप्शन बी इज मोर अप्रोप्रिएट रेदर ऑप्शन सी। सो इसके बाद देखते हैं ऑप्शन डी क्या है। As long as you wear a mask, you don't have to take medication. So this statement is inappropriate. ऐसा नहीं कि मास्क लगा लिया तो मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, मेडिकेशन का कोर्स तो पूरा करना पड़ेगा पेशेंट को। सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन बी। सो इस तरह के कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं, बट फिर भी क्या होता है कि ड्यू टू टाइम लिमिटेशन हम किसी दूसरे ऑप्शन पे टिक कर आते हैं। सो इसका जो राइट ऑप्शन है डेट इज बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A nurse is assessing a client on respiratory unit. Patient respiratory unit में है। So which client should be nurse first priority? So firstly उसको किस patient को देखना है, क्या उसकी first priority बनेगी। So इसके options देखते हैं। The client diagnosed with bronchiectasis who has a clubbing of the fingernails. सो वट इज़ ब्रोंकिएक्टेसिस। ब्रोंकिएक्टेसिस में क्या होता है, इट इज़ अ रेस्पिरेटरी कंडीशन जिसमें जो एयरवे होता है उसकी अब नॉर्मल स्ट्रेचनिंग होती है एंड जो एयरवे होता है वो वाइडन हो जाता है, और उसमें क्या होता है एक्सेसिव म्यूकस फॉर्मेशन होती है, एंड ड्यू टू डैट क्या होता है कि वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है एंड इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। सो इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस के, इसमें कफिंग होती है, अब नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स होते हैं एंड क्लबिंग होती है जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है। सो इसके बाद दूसरी कंडीशंस देखते हैं। ऑप्शन बी क्या है, क्लाइंट आया है विद डायग्नोसिस ऑफ बिजिनोसिस हु रिपोर्ट्स दी चेस्ट टाइटनेस। सो पहले आपको पता होना चाहिए कि बिजिनोसिस क्या है। सो बिजिनोसिस क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ दी ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ है जिसमें इनहलेशन हो जाती है कॉटन डस्ट की। सो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है बिजिनोसिस पे। सो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे कि किसकी इनहलेशन से बिजिनोसिस होता है। सो एक क्वेश्चन जहाँ से भी निकल सकता है, आपको याद होना चाहिए कि बिजिनोसिस इज द इनहलेशन ऑफ द कॉटन डस्ट और कॉटन पार्टिकल्स। सो इसको हम ब्राउन लंग डिजीज़ भी बोलते हैं, एंड इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं वही हैं चेस्ट टाइटनेस, वीजिंग एंड कफ। ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेशेंट कौन सा है।
A client diagnosed with the cystic fibrosis who has a pulse oximeter reading of 90%. सो सिस्टिक फिब्रोसिस आई थिंक आप सबको पता होगा, इट इज़ अ इनहेरिटेड डिजीज़ होती है एंड काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है. एंड इस कंडीशन में होता क्या है, मेनली ये कंडीशन लंग्स को इफेक्ट करती है जिसमें थिक एंड स्टिकी म्यूकस फॉर्मेशन होती है. बट विद द टाइम ये लंग्स के साथ साथ पेनक्रियास, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन सब ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकती है. सो सिस्टिक फिब्रोसिस में जो मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होती है. एंड यहाँ पे जो पेशेंट का पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग कितना आ रहा है, 90%. सो ये भी थोड़ा कम है. सो नॉर्मल पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग कितनी होनी चाहिए, आप अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करो. ओके, सो इसके साथ देखते हैं ऑप्शन डी क्या है. क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ न्यूमोकोनियासिस हु हैज़ अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. सो न्यूमोकोनियासिस क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ द ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज ही है और न्यूमोकोनियासिस में होता है इनहलेशन ऑफ द कोल डस्ट. सो ये भी आपको पता होना चाहिए. एंड पेशेंट में जो मेन सिम्टम्स होते हैं डैट इज़ अ क्रॉनिक कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो कि इसमें बताया हुआ है आपको. सो अभी हमने देख लिए चारों के चारों कंडीशंस. ब्रोंकिएक्टेसिस है, बिजिनोसिस है, सिस्टिक फिब्रोसिस है अलॉन्ग विद लो पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग एंड ऑप्शन डी है न्यूमोकोनियासिस. सो इसमें देख के जो लग रहा है मोर लाइफ थ्रेटनिंग जो है डैट इज़ अ सिस्टिक फिब्रोसिस, बिकॉज एक तो इसमें मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होती है एंड सेकेंडली यहाँ पे जो पेशेंट की ऑक्सीमेट्री रीडिंग है डैट इज़ द 90%. तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रियोरिटी बनेगी नर्स के लिए डैट इज़ द पेशेंट विद सिस्टिक फिब्रोसिस. So right option is option C. So question number 7 is about COPD. So nurse is developing a nursing care plan for a client diagnosed with the chronic obstructive pulmonary disease. So what should be the client priority nursing diagnosis? So इसके options देखते हैं. Option A is activity intolerance. Option B is altered coping. Option C is impaired gas exchange and option D is self-care deficit. देखो इसमें जो ऑप्शन बी है ये तो हो गया साइकोलॉजिकल हो गया. साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को हमने बाद में देखना है. फर्स्टली वी हैव टू गो फॉर द फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी ऑफ अ पेशेंट. सो अभी 3 ऑप्शंस बचे, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, सेल्फ केयर डेफिशिट एंड इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा लग रहा है, ऑब्वियसली ऑप्शन सी होगा, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, बिकॉज जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है दैट इज टू मेंटेन द पेशेंट एयरवे. सो टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ द क्वेश्चंस कीप द मास्लो हायरार्की थ्योरी नीड्स इन योर माइंड. ठीक है, सो उसमें क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि जो बेसिक नीड्स हैं, एयरवे नीड्स हो गई, फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गई, दैट नीड्स शुड बी फुलफिल्ड फर्स्ट. सो उसके अकॉर्डिंग जो डायग्नोसिस है दैट इज अ इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So this is the last question of today's video. So client diagnosed with COPD is in respiratory distress में है patient. So which intervention should nurse implement first? So firstly nurse को क्या करना है, patient COPD का respiratory distress में जा रहा है. So option A is place the client in orthopneic position. Option B is administer the 6 liter oxygen by a nasal cannula. Option C is assess the client pulse oximeter reading and option D is notify the respiratory therapist. सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रायोरिटी पे इंटरवेंशन बनेगी जब भी पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन दी पोजिशनिंग. सो आपको कौन सी पोजिशन प्रोवाइड करनी है, ऑर्थोपेनिक पोजिशन. So here is a picture depicting the orthopenic position. So in this position patient is in sitting position और उसका जो head होता है that is resting on a overbed table on top of the several pillows. So इसके साथ क्या होता है, जो dyspnea होता है वो relieve होता है. So orthopenic position is the best position in case of COPD patient with respiratory distress. So option B है 6 लीटर ऑक्सीजन देनी है via nasal cannula. So option बिल्कुल गलत है. जो COPD के पेशेंट होते हैं उनको हम लो ऑक्सीजन लेवल पे ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं. क्यों करते हैं वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि वाई यू हैव टू प्लेस द पेशेंट ऑन लो लेवल ऑक्सीजन थेरेपी. सो ऑप्शन सी है कि आप उसको पल्स ऑक्सीमेट्री से उसकी रीडिंग लोगे. सो अगर पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है तो आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप पहले रीडिंग लो. ठीक है, पल्स ऑक्सीमेट्री से उसकी रीडिंग चेक करो. सो सबसे बेस्ट है ऑर्थोपेनिक पोजीशन दो, उसके बाद आप रीडिंग चेक कर सकते हो एंड देन आप जो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है उसको नोटिफाई कर सकते हो. एंड ऑप्शन बी है डैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है डैट इज़ ऑप्शन ए. इट इज़ अ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इन केस ऑफ द COPD पेशेंट.
ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्वेश्चंस। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने पार्ट 1 में 8 क्वेश्चंस डिस्कस करे, कल इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही हैं तो अपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि सबको इन वीडियोस का बेनिफिट हो सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यहाँ पे लाइक का बटन दबा के जाना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल सो डैट यू कैन रिसीव ऑल अपकमिंग नोटिफिकेशंस। सो इसके साथ ही वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। सो कल मिलेंगे पार्ट 2 ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एमसीक्यूज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।